जिंदगी पथ है मंजिल को पाने का, जिंदगी पथ है मंजिल को पाने का, जिंदगी गीत है मस्ती में गुनगुनाने का। जिंदगी पथ है मंजिल को पाने का, जिंदगी गीत है मस्ती में गुनगुनाने का। मौत आराम से सो जाने की बदनामी है, मौत आराम से सो जाने की बदनामी है, जिंदगी नाम है तूफानों से टकराने का। नमस्कार साथियों, टारगेट विद रचित संस्थान की तरफ से मैं रचित सर आप सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम लोग घातांक और करणी से संबंधित प्रश्नों पर परिचर्चा करने वाले हैं। अगर घातांक और करणी के रेफरेंस में बात करें तो ये यहाँ से प्रश्नों की जो श्रृंखला रहती है, हमारा ऐसा कोई भी वनडे एग्जाम नहीं है जहां पर इन प्रश्नों को ना पूछा जाता हो। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आती है कि बच्चे इन प्रश्नों को करने से बहुत भागते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर की जो परिचर्चा होती है, परिदृश्य होता है, बहुत ही दुर्लभ रहता है। तो आज हम इन प्रश्नों को एक शानदार सी ट्रिक के साथ देखेंगे। मात्र 20 सेकंड में आप इन इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलेगा, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि क्या घातांक होता है और क्या करणी होती है। देखो, घातांक से क्लियर है, पहले वही बात है कि घात पर अंकित अंक। घातांक दो शब्दों से मिलकर बना है, घात धन अंक, अर्थात घात पर जो अंकित अंक होता है उसी को हम लोग घातांक बोलते हैं। दूसरा है करणी। करणी क्या होती है? तो किसी संख्या को उसके मूल मान का जो सांकेतिक स्वरूप होता है, किसी संख्या के मूल मान का जो सांकेतिक स्वरूप होता है उसको करणी कहते हैं। देखिएगा, अगर हम घातांक में यहां पर लिखें 2 की घात 5 लिखा है, तो जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हम लोग आधार संख्या कहते हैं, इसको हम लोग आधार संख्या कहते हैं। और जो ऊपर वाली संख्या होती है, जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको हम लोग घात की संख्या, अर्थात इसी को घातांक बोला जाता है। तो 2 की घात 5 की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब ये हुआ 2 की 5 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रतिफल जो प्राप्त होगा वो कितना होगा? 32। अब इसी 32 को अगर हम घात का सिंबल यहां दे दिया के, तो इसका जो मूल मान बनेगा के 2, तो किसी संख्या के मूल मान का जो सांकेतिक स्वरूप होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? करणी कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें करणी की, तो करणी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला जो होता है सजातीय करणी और दूसरा होता है विजातीय करणी। अब किसी करणी में क्या क्या चीजें होती हैं? तो करणी में 2 चीजें होती है। करणी में आपको 2 चीजें मिलेंगी। सबसे पहले अंदर जो होगा इसको हम लोग करणीगत संख्या कहते हैं, करणीगत संख्या बोलते हैं। और यहां जो होता है n, और इसी n को करणीगत घात बोला जाता है। इसी n को क्या बोलते हैं? इसी n को ही हम लोग एक नाम दे देते हैं, करणीगत घात दे देते हैं। अब समझिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं सजातीय करणी क्या है और विजातीय करणी क्या है। तो जो सजातीय करणी होती है, जिसका करणीगत घात और करणीगत संख्या या करणीगत मान भी इसको बोल देते हैं, दोनों क्या हो? समान हो, ऐसी करणी को ही हम लोग सजातीय करणी कहते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिखी √5, हमने यहां पर लिख दिया 3√5। अब यहां पर देखेंगे हमारी जो करणीगत संख्या है वो 5 है, यहां करणीगत घात 2 है और यहां भी करणीगत घात कितनी है? 2 है। तो ऐसी करणी जो होती है सजातीय करणी कहलाती है। और अगर हम लोग विजातीय करणी पर बात करें तो विजातीय करणी का मतलब होता है जिसकी करणीगत घात अलग अलग हो जाए, करणीगत संख्या अलग अलग हो जाए, ऐसी करणी को ही हम लोग विजातीय, मतलब विषम प्रकार की करणी। विषम प्रकार की करणी का मतलब वो घात दोनों की क्या हो गई? अलग अलग हो गई। और जब करणीगत घात अलग अलग हो जाती है तो ऐसी स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं? विजातीय करणी कहते हैं। अब इनसे संबंधित प्रश्न कैसे हमारे एग्जाम में बनते हैं, या विगत परीक्षाओं में कैसे पूछे गए हैं, या आगामी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बनने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम लोग क्या करेंगे? विस्तृत परिचर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम प्रश्नों को सॉल्व कैसे कर पाते हैं। बहुत ही आसान से ढंग से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग पहले टाइप पर बात करेंगे कि इसका पहला टाइप जो होगा करणी का, वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमने लिखा x = 12 + 12 और +12, और यह कंडीशन जा रही है कब तक? हमारी इन्फिनिटी अर्थात अनंत तक। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न को हम लोग कैसे सरल करेंगे? अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करें तो देखिएगा, हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहां से एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा ये 12 बाहर आ जाएगा प्लस, और यहां इन्फिनिटी तक हो जाएगा। यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यह x के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहां हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई, और द्विघात समीकरण को अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, अर्थात द्विघात समीकरण के गुणनखंड करेंगे। द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने का मतलब हुआ 12 के ऐसे टुकड़े जिनको गुणा करें तो 12 मिले और घटाएं तो क्या मिले, 1 मिले। तो ऐसी स्थिति में इसको जो फैक्टर बनेंगे माइनस के 4x और प्लस का 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहां से हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, और यहां से प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 हो जाएगा, 0 हो गया। यहां से देखिएगा x माइनस 4 2 टाइम्स है, हम इसको 1 टाइम लिख लेंगे, और x प्लस 3 हमारा 1 टाइम है, इसको भी लिख लेंगे। अगर हम इन दोनों को बराबर बराबर करें तो x की वैल्यू एक 4 आएगी और दूसरी -3 आएगी। चूंकि -3 का मान कभी कभी प्रश्न में ले लेते हैं और कभी कभी अग्राह्य मान लिया जाता है, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है हमारा कितना रहने वाला है, 4 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगर दोनों आंसर निगेटिव और पॉजिटिव पूछ रहे हैं तो 4 का -3 होने वाला है। लेकिन आपने देखा होगा अगर हम इस बेसिक मेथड को लगाएंगे तो इस बेसिक मेथड के आधार पर हमें प्रश्न को करने में कितना ज्यादा समय लगता है, और इससे समय का क्या होता है, समय का ह्रास होता है। अब हम लोग एक शानदार सी ट्रिक के साथ देखेंगे कम समय में हम इस प्रश्न को कैसे कर पाएंगे। अभी मात्र 5 सेकंड में प्रश्न को देखेंगे और खुद ब खुद आंसर बता देंगे। देखेगा इसको अगर हम ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मेथड है। देखिएगा सभी लोग, हमें क्या करना है, पहले तो देखना है सीरीज प्लस की है तो हमें इस 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करें तो 12 मिले और घटाएं तो 1 मिले। तो हम इसके फैक्टर करेंगे, 4 तिया 12 और 4 में से 3 गया, कितना हो गया, 1 हो गया। क्योंकि प्लस चल रहा है, अब प्लस का मतलब होता है धनात्मक वैल्यू, और धनात्मक का मतलब ये हुआ कि बड़ी संख्या धन है वैल्यू है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब चूंकि -3 लिया नहीं जाएगा तो इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और हमारे यही प्रश्न का आंसर हो गया। आपने देखा कितने आसानी से हमने इस प्रश्न को कर लिया, जो कि हमारा विस्तृत परिचर्चा में बहुत बड़ा था। एक प्रश्न को हम लोग और करेंगे इसी टाइप के प्रश्न को, जैसे हमने लिखा x बराबर अंडर रूट में संख्या लिखी है 110 और फिर से अंडर रूट में 110 और फिर से अंडर रूट में 110, और यह सीरीज हमारी जो चल रही है यह जा रही है अनंत तक। तो हमें क्या करना है, 110 के गुणनखंड करने हैं। 110 के ऐसे गुणनखंड जिनको क्या करें, गुणा करें तो 110 मिले और घटाएं तो 1 मिले। तो 11 की 10 से गुणा करेंगे तो 110 मिलेगा, और 11 में से 10 घटा देंगे तो क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। चूंकि प्लस चल रहा है सीरीज में तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो कितना रहने वाला है, आंसर हमारा हो जाएगा 11। तो ये तो प्लस वाली सीरीज पर हो गया। हम लोग एक प्रश्न माइनस की सीरीज पर सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे माइनस की सीरीज पर आंसर कैसे बनने वाला है। देखिएगा, समझिएगा। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल्स टू करने लगी है 42 माइनस 42 और माइनस 42, और यह सीरीज जा रही है अनंत तक। तो ऐसी दशा में हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मेट। हमें 42 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो क्या करें, गुणा करें तो 42 मिले और घटाएं तो 1 मिले। तो 7 की 6 से गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा, और 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या हमारा मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ चूंकि सीरीज में माइनस चला इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, छोटा वाला हो जाएगा। और जब आंसर छोटा वाला हो जाएगा तो पहली वाली संख्या के आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अगर एक उत्तर पूछेगा तो हमारा 6 आंसर हो जाएगा, और कभी कभी दोनों रेफरेंस में आंसर पूछ लेता है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6, -7 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6, -7 हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये भी आपको टाइप समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन ऐसे स्थिति बन सकती है जब इनके फैक्टर ना हो। जैसे यहां पर क्या हो रहा था, अभी तक हम गुणनखंड कर रहे थे और 7 के 6 से हमने गुणा किया 42 मिल गया, और 7 में से 6 को घटाया 1 मिल गया। कभी कभी ऐसी स्थिति होगी जहां पर हमारे फैक्टर नहीं बनेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा 3 + 3 और +3, और यह सीरीज जा रही है अनंत तक। तो ऐसी दशा में क्या करेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। 3 के फैक्टर हो ही नहीं सकते। 3 की अगर हम 1 से गुणा करें तो 3 × 3, लेकिन इनके डिफरेंस बिटवीन द बोथ टर्म इज नॉट इक्वल टू 1।
3 और 1 का जो अंतर है, गुणा तो 3 हो सकती है लेकिन अंतर कभी भी 1 प्राप्त नहीं हो सकता, और जब अंतर 1 प्राप्त नहीं होगा तो इस ट्रिक को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। ऐसी दशा में हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, करनी लेनी है और इसकी 4 से मल्टीप्लाई करनी है। a की वैल्यू उसको लेना है और 1 जोड़ देना है और डिवाइड बाई क्या करना है, +-1 डिवाइड बाई 2। अब देखिएगा यहां से सॉल्व करें, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और यहां से +-1 डिवाइडेड बाई 2, 4 3 से गुणा करेंगे 12 और 12 में 1 जोड़ देंगे 13, +-1 और डिवाइडेड बाई 2। अब चूंकि सीरीज में प्लस चल रहा है तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा √13 प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारे इस प्रश्न का क्या है, राइट आंसर होने वाला है। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और इसके पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, चल के पार्ट 2 में कैसे गुणा की संक्रिया से संबंधित प्रश्न कैसे करते हैं, या और भी टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम्स में कैसे बनते हैं, करने के वर्गमूल पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कि आपकी प्रतिक्रिया में वीडियो सही जा रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।